Hello students. Today we start civics 5th chapter media and democracy. We start from the democracy. Democracy is the meaning जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र मतलब कि जहाँ पर जनता का शासन होता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए काम करते हैं, वो है डेमोक्रेसी. The word democracy is derived from the Greek word demos meaning people and kratos meaning role of government. Hence democracy is the rule of the people और their representative. इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का शासन है और उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधियों का शासन है. मतलब लोगों के लिए उनके प्रतिनिधि काम करते हैं. The well-known definition of the democracy given by Abraham Lincoln says democracy is the government of the people, by the people and for the people, जो कि हम काफ़ी समय से पहले भी पढ़ चुके हैं. जनता के द्वारा जनता के लिए शासन. डेमोक्रेसी के जो डिफरेंट फॉर्म्स थे एंशियंट ग्रीस में, द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एज ओल्ड एज द एंशियंट ग्रीक civilization. The earliest democracy began in Athens in 510 BCE. In its ancient form, it was called direct democracy. जो एंशियंट फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और डे टू डे के जो मैटर होते थे उनको सब मिलकर सॉल्व करते थे. लेकिन धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, एरिया बढ़ने लगा, तो ये पॉसिबिलिटी कम हो गई कि लोग इकट्ठे हों और अपने डे टू डे के डिसीजंस को ले सकें. Wherein all citizens assemble at one place to make laws and take decision regarding to day matters of governance. Medieval period. अब मध्यकालीन युग आया तो इन medieval period several European ruler while making policies consulted church officials and various group of citizens, which led to formation of representative bodies of citizens. मेडिवल पीरियड में कुछ यूरोपियन रूलर्स ने क्या किया कि पॉलिसीज़ बनाने से पहले या पॉलिसी बनाने के साथ साथ ही चर्च के जो ऑफिशियल्स थे, सिटीजन्स के जो अलग अलग ग्रुप थे, उनसे डिस्कशन करना शुरू किया और इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स की शुरुआत होने लग गई. विद द डेक्लाइन ऑफ फिडलिज्म का मतलब होता है जागीरदारी सिस्टम, कि जब किसी व्यक्ति को वहाँ पर क्या होता था, रूलर्स के द्वारा जागीरदारी दी जाती थी जहाँ पर वो अपना शासन करते थे. तो वो जैसे जैसे ख़त्म हुआ इन यूरोप, इन 4th century लॉ एंड ऑर्डर वॉज स्टैब्लिश इन several यूरोपियन कंट्री विच included a feeling of nationalism and establishment of representative democracy. फेडरलिज्म के समाप्त होने के साथ ही वहाँ पर यूरोपियन कंट्री में लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जागी, देश के प्रति जो मन में भावनाएं होती है वो जागृत हुई और इसी के साथ डेमोक्रेसी की स्थापना हुई. रिनाइसेंस ऑफ यूरोप. रिनाइसेंस का मतलब पुनर्जागरण. The Renaissance movement in Europe witnessed the rebirth of art, literature, science and philosophy. ये जो मूवमेंट था इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी चीज़ों का पुनर्जागरण हुआ. चीज़ें पहले से थी लेकिन कहीं इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व खत्म होने लगा था, तो उनको फिर से जागृत किया गया, उनको फिर से इम्प्लीमेंट किया गया. इसमें आर्ट भी था, लिटरेचर भी था, साइंस भी था, फिलोसॉफी भी था. द रिनाइसेंस ह्यूमनिस्ट रिवाइव्ड ग्रीक लिटरेचर एंड कल्चर. जो पुनर्जागरण करने वाले लोग थे या मानववादी थे, उन्होंने इस ग्रीक लिटरेचर को और कल्चर को भी फिर से रिवाइव किया, विच लेड द ग्रोथ एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उनको लागू करवाया और उसका विकास करवाया. मतलब हर चीज़ का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, चाहे वो आर्ट था, लिटरेचर था, साइंस था, फिलोसॉफी थी, और इन सब चीज़ों के ग्रोथ के साथ उनको इम्प्लीमेंट भी कराया जा रहा था. लेजिस्लेटिव बॉडीज केम इनटू बीइंग विच वर कंपोज्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बोथ एरिस्टोक्रेटिक एंड नॉन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज. लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो थी, हम जानते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में क्या होता है कि भाई लोगों का शासन होता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें काम करते हैं. तो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं वो बनने लग गई थी और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो दोनों ही थे, चाहे एरिस्टोक्रेटिक मतलब कुलीन वर्ग, मतलब ये कह सकते हैं कि राजा
जो उस टाइम राजाओं का शासन था, तो शाही परिवार से भी कुछ सदस्य हुआ करते थे, अमीर परिवारों से भी कोई सदस्य हुआ करते थे। इसके साथ ही नॉन एरिस्टोक्रेटिक, मतलब कि जो कुलीन वर्ग के नहीं थे, मतलब गरीब लोग, मध्यम वर्गीय परिवार, इनके सदस्य भी उन बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करने लगे। इन इंग्लैंड द ग्लोरीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 फर्दर स्ट्रेटन द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। एक और जो रिवॉल्यूशन हुआ उसने भी डेमोक्रेसी की रूट्स को स्ट्रेटन किया, मजबूत किया। द रिवॉल्यूशन गेव अ ब्लो टू द एब्सोल्यूट रोल ऑफ द ब्रिटिश किंग एंड मेड द रूलर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द इंग्लिश पीपल। हियर ये जो है रिनाइंसेंस ऑफ द यूरोप, रिनाइंसेंस ऑफ द यूरोप का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फ्रॉम द रिनाइंस मूवमेंट से लेकर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली तक। It is also your answer. Exercise D question second. Exercise D question second का ये आपका आंसर भी है, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द रिनाइंसेंस इन यूरोप। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये पूरा फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये इसका आंसर भी है। नेक्स्ट आता है की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के की फीचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट जो है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। हमने जो पिछले चैप्टर पढ़े थे उसमें भी देखा था कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। तो ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है कि लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उनको लागू करवाने का काम करता है, जुडिशियर क्या करता है, जुडिशरी में क्या होता है कि भाई जो कानून है अगर वो कह सकते हैं ऑब्जेक्टेबल है या फिर वो इलीगल है या फिर लोगों के भलाई के नहीं है, तो जुडिशरी जो है हमारी न्यायपालिका जो है वो उसको इलीगल घोषित कर सकती है या फिर उसको उसमें कुछ सुधार के लिए कह सकती है। तो ये पूरा हमारा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है। इन इंडिया वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्प इन रनिंग द गवर्नमेंट machinery, taking decisions and implementing them. These organs keep in view the objectives of the welfare of the people and the interest of the nation. ये जो ऑर्गन्स हैं वो लोगों के भलाई के लिए और देश के हित की बात ही सोचते हैं। ये तीन ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेचर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, द लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया हैज़ 2 हाउसेज। ये लॉ मेकिंग बॉडी है और उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। The Lok Sabha represent the will of the people through their chosen representative and makes laws. The Rajya Sabha shares legislative powers with the Lok Sabha. Executive. The executive implements law and plays an important role in decision making. The president is the head of the executive in India and he appoints the prime minister. हम इन सब चीज़ों के बारे में पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो अपॉइंट करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स इन द जनरल इलेक्शन। शी वर्क्स अलॉन्ग विद अ टीम of minister who are elected by the people and are answerable to them. Judiciary. This is the third branch of the government. It administers justice in accordance with the law. It has a power to declare law passed by the legislature as illegal. इसके पास पावर होती है कि उस लॉ को इलीगल डिक्लेयर कर दे जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया है, जो कि लोगों की भलाई का नहीं है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये दोनों ही बॉडी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों से ही फ्री होते हैं। जस्टिस एंड इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का जो सेकंड की फीचर है वो है जस्टिस एंड इक्वलिटी। जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द 2 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. Justice is give each what is due to him or her as a person. Equality is defined by our constitution as every citizen is equal before the law. Equality क्या बताती है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं. There shall be no discrimination by virtue of caste, sex, religion, वेल्थ एक्सेट्रा. यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर उसकी संपत्ति के आधार पर. किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है. रूल ऑफ लॉ.
Another characteristics of the democracy is that the ensured rule of law. Law is supreme and everyone is equal in the eye of law. No one is above the law. Rule of law का मतलब कानून का शासन, जिसमें कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो वेल्दी पर्सन है और धनवान व्यक्ति है या फिर कोई गरीब व्यक्ति है, सभी के लिए कानून बराबर है। इस वीडियो में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, एंशियंट ग्रीस में किस टाइप की डेमोक्रेसी थी, मेडिवल पीरियड में किस तरह की डेमोक्रेसी आई, की फीचर्स क्या थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और इसके साथ ही सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सो अगेन रीड दिस चैप्टर एंड डू द question answer and learn it. Okay, thank you.